हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 360। माय नेम इज़ प्रियांशी। हम जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाएंगे जिसमें हमारे लॉ और जीएस दोनों के वीडियोस रहेंगे। जीएस जो आपके बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने जो आज का टॉपिक चूज़ किया है वो है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। रीज़न बीइंग कि बदलते एग्जाम के पैटर्न में मैंने नोटिस किया है कि मॉडर्न से क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछता है इन कंपैरिजन टू एंशिएंट एंड मेडिवल। इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से चूज़ किया। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आज का टॉपिक लिया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस की हैं। वो टॉपिक्स हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, क्यों कंडक्ट हुई, क्या रीज़न था, who participated in this conference and who boycotted. Those who boycotted, what was the reason of the boycott, and what is the outcome of this round table conference, and at last कुछ ऐसे questions जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी। सो देयर आर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट का टाइम पीरियड जो था वो आपका था 1930, सेकेंड का आपका 1931 एंड थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी आपकी 1932 में। पहले का जो आपका डेट एंड मंथ था वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। वो था 12 नवंबर से 1930, और जो आपका चला था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हुआ था 20 जन 1931 में। ये आपका लंदन में हुआ था। लंदन में कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। उस समय आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड्स और टोटल पार्टिसिपेंट थे 89। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्यों हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये पहले ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें ब्रिटिश के इक्वल फुटिंग पे इंडियंस को रखा गया था। इससे पहले ऐसा कोई भी कॉन्फ्रेंस या ऐसा कुछ भी कंडक्ट नहीं हुआ था जिसमें इंडियंस को ब्रिटिश के बराबर रख के कहीं भी कोई भी डिस्कशंस किए गए हों। इसलिए ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे इंडियंस को ब्रिटिश के इक्वल फुटिंग पर रखा गया था। सो रीज़न क्या है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो था वो था कि काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जो है डिमांड की जा रही थी, उसको डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे कि क्यों ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की। उसमें पहला था कि साइमन कमीशन जो कि 1928 में इंडिया आया था। ये भी आपको लर्न करना होगा कि साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ था जबकि इंडिया वो 1928 में आया था। बट ये एक सेपरेट टॉपिक है जो हम अलग वीडियो में डील करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में जो इंडिया आया था उसके सजेशंस को डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। सेकेंड आपका पॉइंट था कि नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 की थी, उसमें आपका डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, उसको डिस्कस करने के लिए आपकी ये कॉन्फ्रेंस थी। थर्ड जो आपका है कि लाहौर सेशन में जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी उसको डिस्कस करने के लिए थी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो था कि इस टाइम पीरियड में जो 1930 का टाइम पीरियड था, इस समय इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी एक्टिव था, उसको डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली ऑर्गेनाइज की गई थी। सो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो थी, ये कॉन्फ्रेंस ने टोटली बॉयकॉट की थी। क्या रीज़न था उनके बॉयकॉट का कि जो मैंने आपको अभी बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उस समय काफ़ी एक्टिव था, उस वजह से जो कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी जो है उनको जेल में बंद कर दिया गया था। जितने भी उनके प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो उस समय जेल में थे। इस वजह से कांग्रेस और बाकी प्रोमिनेंट लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया था। बट कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको ये भी ध्यान रखना होगा जैसे कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरल्स अलॉन्ग विद B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो प्रोमिनेंट लॉयर थे। के टी पॉल आपको इसलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहले ऐसे कौन से क्रिश्चियन थे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो के.टी. पॉल वो क्रिश्चियन थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और उनके प्रोमिनेंट लीडर्स उस समय जेल में थे, इसलिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं हुआ और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये एडजर्न हो गई। उसके बाद जो आपका सेकेंड इवेंट हुआ था वो था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था कि 25 जनवरी 1931 को जितने भी लीडर्स, आपके प्रोमिनेंट लीडर्स जेल में बंद थे, उनको बिना किसी कंडीशन के जेल से छोड़ दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद 14 फरवरी 1931 को गांधी जी और ब्रिटिश के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको आपको गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इस पैक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको ध्यान रखने हैं, वो ये हैं कि सबसे पहला जो था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो भी बंद हैं, जिन्होंने कोई वॉयलेंस का एक्ट कमिट नहीं किया था, उनको रिलीज़ करना। दूसरा, जो आपकी लैंड होल्डिंग्स जो भी ब्रिटिश ने जब्त कर ली थी और उनको बेचा नहीं गया था, उनको छोड़ देना। तीसरा, जो रेवेन्यू लगाया गया था लोगों के ऊपर, उसको रिलीज़ उसको रेमिट कर देना, उसको छोड़ देना। उसके अलावा जो डिमांड की गई थी वो ये की गई थी कि विलेज में सॉल्ट बनाना, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उस समय वॉइसरॉय ने एक्सेप्ट किए थे। जो डिनाई किया था वॉइसरॉय ने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो था कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड उनके कॉमरेड्स का कम्यूटेशन, जो कि डेथ पेनाल्टी थी, उसको कम्यूट करना था लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, वो डिनाई कर दिया गया था। एंड इस डिनाइल से काफ़ी लोगों में गुस्सा हुआ था। उसके बाद भी गांधी जी ने इस पैक्ट को साइन किया और उन्होंने एग्री किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उस समय काफ़ी एक्टिव था, वो उसको बंद कर देंगे, वो उसको वापस ले लेंगे। और जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में होने वाली थी, वो कांग्रेस के बिहाफ पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो गांधी जी ने एग्री किए थे। इसके बाद आपका गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम टेली पैक्ट भी बोलते हैं, ये साइन हो गया था। इस पैक के रिगार्डिंग जवाहरलाल नेहरू जी ने एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क दिया था। ये रिमार्क आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में कि ये रिमार्क किसने दिया था। तो वो रिमार्क आपका था कि दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंक बट विद अ विम्पर। ये आपका दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंक बट विद अ विम्पर। ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि ये किसने कहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे कहा था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इवेंट होता है वो है आपका कराची कांग्रेस सेशन, जो कि 1931 मार्च में हुआ था। इस सेशन के लिए गांधी जी जब अपने रास्ते में थे कराची जाने के लिए, तो पूरी रास्ते जो है ब्लैक फ्लैग जो है डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। ये आपके पंजाब युवा महासभा ने किया था। किस लिए किया था? क्योंकि गांधी जी ने बिना भगत सिंह के कम्यूटेशन और उनके कॉमरेड्स के जो कम्यूटेशन था, उसके बिना ही गांधी इरविन पैक्ट को साइन कर लिया था, जिस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर गांधी जी चाहते तो वो कम्यूट करा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन कर लिया, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए पंजाब युवा महासभा जो थी, उन्होंने ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन किया। नेक्स्ट आपका इवेंट आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये आपकी लंदन में हुई थी ये भी, और उस समय वॉइसरॉय जो थे वो थे आपके लॉर्ड वेलिंगटन। ये आपके सितंबर से दिसंबर 1931 के पीरियड में हुई थी और ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसको गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे अटेंड किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के बिहाफ पे गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और यही सिर्फ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो तीनों में से जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा ना फर्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ना ही उन्होंने थर्ड में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में का भी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला। रीज़न बीइंग कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस क्लास का सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हो गई, जिसके गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि अगर इसको मान लिया गया तो इंडिया पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, बट ब्रिटिशर्स इसके सपोर्ट में थे। ये उनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्हें लग रहा था। इसलिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई पॉजिटिव आउटकम ना होते हुए इसको भी बॉयकॉट कर दिया गया। नेक्स्ट आपका जो इवेंट होता है वो है कम्युनल अवार्ड, जो कि आपका 1932 में हुआ था, अगस्त में हुआ था। कम्युनल अवार्ड क्या था? जो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। उन्होंने जो डिप्रेस क्लास था उनका सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने उनको डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर दिया, जिसको गांधी जी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उन्हें लगा था कि इस एक्सेप्टेंस से इंडिया डिवाइड हो जाएगा और गांधी जी को लगता था कि इस समय इंडिया को सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो उस समय की अनटचेबिलिटी की, जो डिप्रेस क्लास की अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था इन कंपैरिजन टू आपको उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना। क्योंकि ना उनका मानना था कि अगर उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो ये जो अनटचेबिलिटी की प्रथा है ये ख़त्म नहीं होगी, मतलब उनको और अलग कर दिया जाएगा कम्युनिटी से। इसलिए वो उसके काफ़ी अगेंस्ट थे, वो उससे बहुत दुखी थे और इसी बेसिस पे उन्होंने फास्ट ले लिया था।
एंड फास्ट के बाद गांधी जी ने एक बेटर ऑप्शन रखा सबके सामने कि बजाय कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट दें, हम डिप्रेस क्लास का रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेचर में वो बढ़ाएंगे। उससे जो हमारे इंडिया के डिवाइड होने के चांसेस हैं वो नहीं होगा, और जो हमारी अनटचेबिलिटी का जो डिप्रेस क्लास का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो भी हो पाएगा। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह उन्होंने लेजिस्लेचर में इनकी सीट बढ़ाने का डिमांड जो है, सजेशन जो है वो सबके सामने रखा। इस चीज़ को एक पैक्ट के थ्रू फाइनलाइज़ किया गया जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था सितंबर 1932 में। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो वापस ले लिया गया था, लेकिन प्रोविजनल लेजिस्लेचर में जो डिप्रेस क्लास की सीट्स थी वो 71 से बढ़ा के 148 कर दी गई थी, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेचर में उनका इंक्रीज, जो टोटल इंक्रीज था वो 18% कर दिया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट इवेंट होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसका टाइम पीरियड था आपका नवंबर 17 से दिसंबर 24, 1932 तक। इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे 46। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये भी बॉयकॉट कर दी गई थी। रीज़न बीइंग कि उस समय के जो आपके राजा लोग थे उनको अब उनकी भी डिमांड हो गई थी कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, उन्हें एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा एडमेंट थे। इसलिए इस जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसका भी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला और इसे भी बॉयकॉट कर दिया गया। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी से रिलेटेड थी। मैंने इस वीडियो को काफ़ी प्रिसाइज रखा है क्योंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चीज़ों को रिकॉल करना थोड़ा इजी रहेगा। जितना नेसेसरी है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उतना ही डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, आपको और ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट टाइम मैं और कंटेंट के साथ वीडियो बनाऊंगी। सो लास्ट में हम एक बार डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, जिसमें आपका सबसे पहले एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि गांधी जी जो लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, वो किस शिप से गए थे? तो उस शिप का नाम एस राजगोपालाचारी एस राजपुताना शिप थी जिससे वो गए थे। और वो कहाँ स्टे किया था, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आपके पीसीएस में, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो उन्होंने स्टे किया था किंग्सले हॉल में। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लंदन में स्टे किया था किंग्सले हॉल में, और जो शिप थी जिससे उन्होंने ट्रैवल किया था उसका नाम था एस राजपुताना। उसके अलावा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट और थर्ड दोनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया था। BR अम्बेडकर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो BR अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया केटी पॉल, ये भी पूछा गया है कि केटी पॉल कौन से ऐसे पहले क्रिश्चियन थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो वो थे केटी पॉल। कुछ इंपॉर्टेंट वो आप चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट, ये आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, साइन हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद साइन हुआ था। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सेकेंड राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो चर्चिल थे वाइस रॉय, उन्होंने गांधी जी को हाफ नेकेड सेंट या फिर अर्ध नंगा फ़कीर का टाइटल दिया था या बोला था। ये भी पूछा जाता है कि अर्ध नंगा फ़कीर किसको कहा जाता है या हाफ नेकेड सेंट किसको कहा जाता है, तो वो गांधी जी को कहा जाता है। ये चर्चिल ने बोला था और सेकेंड राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बोला था। लास्ट में जो हुआ था आपका वो था लॉर्ड लिंडनको की रिकमेंडेशंस पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइन किया गया। और ये जो डेटा है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सजेशंस है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे प्लीज़ अपने सजेशंस बताइए। थैंक यू।